बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ, इमरान खान सब जश्न मना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल असेंबली से मुश्तरका इजलास से उन्होंने पास करवा लिया है। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है ये इमरान खान के लिए पास नहीं हुआ, ये नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत रोकने के लिए हुआ है। अहम हकाइक, चौंका देने वाले हकाइक आपको इस वीडियो में मैं बताता हूं और साथ साथ किस तरह इमरान खान को इस पूरे मंसूबे के लिए, जो आने वाला मंसूबा है उसके लिए इस्तेमाल किया गया और इमरान खान बहुत खुशी से इस्तेमाल हो गए। और मरियम नवाज जो हैं उन्हें क्लीन चिट मिलने वाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, जस्टिस आमिर फारूक ने जो रिमार्क्स दिए हैं इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। और वो जो एफिडेविट हल्फनामा आया था उसके बाद उसमें आया था जस्टिस आमिर फारूक का नाम आया था, उसके बाद उनके जो रिमार्क्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई है, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल सकती है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मामला ये है कि हुकूमत की सरतोड़ कोशिश थी कि किसी तरह भी मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उसमें जितने भी कवानीन है जो सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस की सूरत जारी किए हैं उन्हें यकदम पास करवा लिया जाए। लिहाजा पहले कोशिश की गई 11 नवंबर को इजलास बुलाया जाए, उसमें नाकामी हुई। उसमें इत्तेहादी जो थे वो मान नहीं रहे थे, पीएमएलक्यू थी वो नहीं मान रही थी, एमक्यूएम नहीं मान रही थी। फिर जो गैबी कुव्वतें थी, खलाई मखलूक थी, उसको बुलाया गया, उसको बताया गया, उसके हाथ पैर जोड़े गए, उसने फिर दबाव डाला, उसने फिर समझाया। तो फिर 17 नवंबर को ये मुश्तरका इजलास बुलाया गया और इस इजलास में तकरीबन 33 के करीब कवानीन यकदम पास करवा लिए गए। दिलचस्प बात यह है कि 11 नवंबर को जब इजलास मौखर हुआ था या मुलतवी हुआ था तो फवाद चौधरी साहब की जानिब से यह कहा गया था कि अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून पर यह मौखर किया गया है और आगे जब उन्हें एतमाद हो जाएगा तो यह इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन 17 नवंबर को दिलचस्प बात यह हुई, जब यह इजलास हो रहा था और बाबर ऐवान ने जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून पेश किया तो फौरन जो अपोजिशन थी उसने जो है वो पॉइंट आउट किया कि अपोजिशन ने कहा है कि वो इस पर बात करना चाहती है, मशावरत करना चाहती है। लिहाजा बाबर ऐवान ने कहा इसको हम मौखर कर रहे हैं, स्पीकर रूलिंग दे। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून है उसको मौखर किया जा रहा है, आज के इजलास में उसको पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर वजीर आजम इमरान खान ने यह पूरा मेला जो सजाया था वो सजाया ही इसलिए था कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून पास करवा ले। लिहाजा इशारा हुआ और फिर वो बिल जो है वो पेश हुआ और उसकी मंजूरी हो गई। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जो कि 22 साल की उनकी सियासत है और 22 साल में वो सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं, कभी मुशर्रफ से, कभी हमीद गुल से, कभी दूसरी ताकतों से, कभी जनरल पाशा से, कभी दूसरी ताकतों से, कभी धरने के लिए ज़हीरुल इस्लाम साहब से। तो एक मर्तबा फिर जो इमरान खान है वो इस्तेमाल हो गए हैं और वो इस्तेमाल इस तरह हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कहा यह जा रहा है कि अगले इंतखाबात जब भी होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो इमरान खान को एक बार फिर इक्तदार में लाने के लिए नहीं है, क्योंकि इमरान खान को एक बार इक्तदार में लाके लाने वाले पछता रहे हैं। अब जो ये पूरी प्लानिंग है, चाहे तहरीके लब्बैक को मेन स्ट्रीम में लाना हो, उन पे पाबंदी हटानी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून लाना हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाने हो, ये सारा मामला नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत को रोकने के लिए है। उसकी वजह यह है कि 2018 के इंतखाबात में सड़ तोड़ कोशिश के बावजूद भी जो मुस्लिम लीग नून थी उसकी सीटें कम करना बहुत मुश्किल हो गया था, खास तौर पे पंजाब में तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। लिहाजा वो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, कराची से तहरीक इंसाफ को सीटें दिलवाई गई, मुस्तफा कमाल से जो वादे हुए थे वो वादे वफा ना हो सके, एमक्यूएम को थल्ले लगा दिया गया, क्यू लीग को जो है वो चंद सीटें दे दी गई और मुस्लिम लीग नून का जो वोट था बहुत मुश्किल से तोड़ा गया। जहांगीर तरीन को लाया गया, जहांगीर तरीन के जहाज में लोग बिठाए गए, तोड़ जोड़ की गई, आजाद उम्मीदवार इकट्ठे किए गए और फिर ये हुकूमत बनाई, ये चूचू का मुरब्बा जो है वो बनाया गया, ये बानमती का कुंबा बनाया गया और फिर मुल्क की बर्बादी का आगाज हो गया। अब ये जो हुकूमत है, इमरान खान है, इस उम्मीद में है
कि इस बर्बादी के बाद उन्हें दोबारा इख्तिदार में लाया जाएगा अगले इंतखाबात में अगले 5 साल के लिए, तो ये उनकी खुशफहमी हो सकती है। सारा मामला किया जा रहा है अगले जो सेटअप है उसमें नून लीग को 2/3 से रोकने के लिए। उसकी वजह यह है कि खौफ यह है अगर नवाज शरीफ साहब एक बार फिर 2/3 लेके अक्सरियत लेके इख्तिदार में आ गए तो जिस पार्टी की 2/3 अक्सरियत होती है वो आईन में तरमीम कर सकते हैं, वो कानून में बहुत आसानी से तरमीम कर सकते हैं। उन्हें मशावरत की जरूरत नहीं है, उन्हें दूसरे अरकान को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है, दूसरी पार्टी के लोगों को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अब ये पूरी प्लानिंग है कि आगे 2/3 से रोका जाए। लेकिन जरा ये बताते हैं कि शायद इस मामले पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में जो अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही तकरीबन 37 एतराजात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठा चुका है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो इंतखाबात है वो महफूज नहीं है, इसमें चोरी बहुत आसानी से हो जाती है। इसीलिए सिर्फ दुनिया के 7 ममालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वो उनमें भी कोई बड़े ममालिक नहीं है। एक मुल्क है जिसका बहुत नाम लिया जाता है, वो भारत है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है, उनको मालूम है कि इस पर वोट चोरी बहुत आसान है। अब मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी ने भी ये बात कही जब पार्लियामेंट में उनसे सवाल हुआ कि इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा ये बीज तो इनसे बोया जा रहा है लेकिन इसका जो फल है वो कोई और खाएगा। जितना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। उनकी मुराद थी कोई और से मुराद वही लोग जो हर इलेक्शन में फल खाने की कोशिश करते हैं और फल बांटने की कोशिश करते हैं। एमक्यूएम को अगर ये उम्मीद है कि अगले इंतखाबात में ईवीएम के जरिए उन्हें कुछ शेयर मिलेगा तो ये उनकी खुशफहमी है। जो पीएसपी से मुस्तफा कमाल से जो वादे वफा ना हुए 2018 में, मुमकिन है अगले इंतखाबात में उन्हें अकोमोडेट किया जाए और जो एमक्यूएम है वो रोती ही रह जाएगी। क्यू लीग जो है, जो मानने को तैयार नहीं थी, तकरीबन 4-5 दिन तक उनके इजलास होते रहे थे, उसे भी शायद कुछ उसके हाथ ना आए। तो ये पूरी सियासत है, ये पूरी गेम है जो हो रही है। जो खुश होने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ मल के लिए, वो खुश हो जाएं, लेकिन आने वाले दिन उनके लिए बहुत गमगीन होंगे। इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे मैंने बहुत एक वीडियो बनाई थी, एक इंटरव्यू किया था। आप अगर समझना चाहते हैं यहां वो लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो आप जाके देखिए, आपको अंदाजा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से किस तरह धांधली की जाती है। जो दूसरी अहम खबर है वो मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है। ये पेशी बहुत अहम थी, सबकी नजरें इस पेशी पर थी। उसकी वजह ये थी कि इस पेशी से 2-3 दिन पहले एक हल्फनामा, एक एफिडेविट सामने आया था जस्टिस राना शमीम साहब का, जो कि जीबी गिलगित बल्तिस्तान के अपीलेट कोर्ट के जज रहे थे। उन्होंने अपने हल्फनामे में कहा था कि साकिब निसार ने जस्टिस मियां आमिर फारूक जो है, जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का है, 2 रुकनी बेंच है, मियां आमिर फारूक है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, तो जस्टिस मियां आमिर फारूक का नाम आया था। सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी कि 17 तारीख को ये केस लगेगा और जो जस्टिस मियां आमिर फारूक हैं वो ये कहेंगे समाअत शुरू होते ही कि मेरा नाम आ गया है, मैं मुतनाजा हो गया हूं, लिहाजा मैं इस बेंच से अपने आप को अलग कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस की जो समाअत थी बड़ी दिलचस्प थी। इस केस की समाअत के दौरान नैब जो कि रोजमर्रा की बुनियाद पर कह रहा था डे टू डे इसकी हेयरिंग होनी चाहिए, इसकी समाअत होनी चाहिए और मरियम नवाज की जो जमानत है वो मंसूख होनी चाहिए। तो अब हुआ ये, दिलचस्प बात ये हुई कि नैब ने जस्टिस आमिर फारूक से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। उसकी वजह यह थी कि जस्टिस आमिर फारूक ने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े इंतहाई अहम। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब से पूछा, ये बताइए, कहा यह जाता है कि ये जो लंदन के फ्लैट हैं, एवनफील्ड फ्लैट है, वो नवाज शरीफ की मिल्कियत है, नवाज शरीफ उसके मालिक हैं, तो फिर मरियम नवाज उससे कैसे फायदा उठा सकती है, इसको साबित कीजिए। तो नैब वही पुरानी बातें करने लगा था, 2012 के दस्तावेजात सामने लाने लगा था, दूसरे मामलात करने लगा था, बात करने लगा था, कहने लगा था पनामा का डॉक्यूमेंट है, पनामा में नाम आया है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक, वही जस्टिस आमिर फारूक जिनका नाम आया है उस एफिडेविट में, जो कि 2-3 दिन पहले शाया किया गया, लीक किया गया, उन्होंने कहा कि आप ठोस दस्तावेजात पेश कीजिए और मरियम नवाज की जो ओनरशिप है
یا واسطہ ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ, اس کو ثابت کیجئے. تو بڑی دلچسپ, اور نہ نون لیگ نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ جسٹس عامر فاروق کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی جسٹس عامر فاروق نے خود اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کیا ہے. بڑی دلچسپ یہ معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو نیب روز مرہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کرنا چاہ رہا تھا, اب وہ اس کیس سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور 19 نومبر کے بعد کیا ماحول تبدیل ہوتا ہے, جو تبدیلی کا وعدہ کیا جا رہا ہے اپوزیشن سے, کیا وہ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. آنے والی جو سیاست ہے وقت گزرنے کے ساتھ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے, آپ باخبر رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.